नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, जो एक लद्दाख रीजन में अभी जो सोना वांगचू है, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। चाइना उसमें क्या कर रहा है और इंडिया का क्या माइंडसेट होना चाहिए और क्या इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। हम इस पूरे ओवरव्यू को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लद्दाख जो है ये बहुत बड़ी टेरिटरी है ना। इसमें सिर्फ एक ही एमपी इलेक्ट होकर गया है पार्लियामेंट में, और वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे मल्टीपल एमपी हो। वहाँ पे जो टेरिटरी इतनी है ना, फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो। वहाँ पर क्या है, जो एक ही रिप्रेजेंटेशन होने के कारण की जो भी डिमांड्स है वो शायद वहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रही है ना। तो वो लोग चाहते हैं कि जो लद्दाख है, जो यूटी है, वहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो। जब लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी तो वहाँ पे एमपी एमएलए वहाँ पे इलेक्ट होके जा सकते हैं, जिससे वहाँ पे एक जो माइक्रो लेवल पे वहाँ पर एक डेवलपमेंट हो सके, है ना। तो एक ए रीज़न मेन रहा है। दूसरा रीज़न वो लोग एक इकोलॉजी को लेकर बात करते हैं कि वहाँ पे अगर इंडस्ट्री आएगी तो वहाँ पर जो लद्दाख का जो इकोलॉजी है वो वहाँ पे अनबैलेंस होगा, है ना, जो हमारे लिए सही नहीं है फ्यूचर के परस्पेक्टिव से देखें। लेकिन हमें बात करना ज़रूरी है कि जो लद्दाख से जो एरिया लगा हुआ है चाइना का, है ना, वो चाइना ने क्या इकोलॉजी वहाँ पे मेंटेन करके रखी है कि चाइना वहाँ पे जो लद्दाख का जो एरिया है, आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, वहाँ पे चाइना का बहुत बड़ा रोल है ना। जिनजियांग प्रोविंस से लेकर जो तिब्बत का रीजन है, वहाँ पर चाइना का एक रोल बहुत क्रिटिकल, क्योंकि लद्दाख की जो बाउंड्री है वो लॉन्ग बाउंड्री है, और लॉन्ग बाउंड्री के अंदर जो तिब्बत का जो रीजन जो लगा हुआ है ना, जो लद्दाख रीजन से जो चाइना को जिनजियांग से जो लगा हुआ है, उस तरफ चाइना का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हब है उस साइड पे, है ना। क्योंकि वहाँ पे जो आपने माइक्रोचिप वगैरह का नाम सुना होगा, तो जो फ्रेश वाटर और सैंड से मिलकर बनती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। लेकिन अभी का जो मानने का मतलब है कि चाइना ने कैसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को इस तरीके से फिट किया है वहाँ पे कि उनको जो उनकी जो पॉलिसीज थी आज से 100 ईयर पहले, वो आज फायदा दे रही है। और किस कैसे दे रही है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको पता हो कि जो पीपल्स रिपब्लिक चाइना है, जब 1949 में जब कम्युनिस्ट रिजीम वहाँ पे इस्टेब्लिश होती है ना, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपना एक 100 ईयर का प्लान सेट किया। जब प्लान सेट किया तो उनका जो सोल पर्पस था, उनका ये था कि उनका जो एंड गोल रहेगा वो हमेशा सुपर पावर बनने की उस पर रहेगा। और जब सुपर पावर बनना है तो उनको हिस्ट्री को अपने अकॉर्डिंग डायरेक्ट करना पड़ेगा, है ना कि हिस्ट्री वहाँ से उनकी डायरेक्ट हो कहीं से। वो खुद ही हिस्ट्री को ऐसे डायरेक्ट करेंगे कि वो फ्यूचर परस्पेक्टिव जब सोचेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमने जो पिछले कुछ सालों में किया है वो हमको आज फायदा दे रहा है। तो चाइना ने भी कुछ इस तरीके की पॉलिसी को मोटिवेट किया और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। वो कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा 1947 1948 में जब वहाँ पर जब इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हो रहा था, तो कश्मीर को लेके वॉर हो रहा था, तो चाइना जो है वो इस माइंडसेट के लिए बहुत ज़्यादा तैयार था कि हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसको पता था कि जो कश्मीर का जो रीजन है वो आगे चल के इन फ्यूचर में किसी ना किसी परस्पेक्टिव से उसको काम देगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। वो कोर चाइना की जो कोर फिलॉसफी है वो इंप्लीमेंट करने के लिए कश्मीर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जो वो एक पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहे हैं ट्रेड के लिए, है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो कश्मीर के थ्रू ही होते हुए जाता है। तो उनको इस तरीके का आइडिया था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो अपनी हिस्ट्री को उस तरीके से डायरेक्ट करते थे, इसलिए वो पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे कश्मीर के मैटर में। तो क्या हुआ 1950 में जब कश्मीर का जो मैटर मतलब एक तरीके चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, तो इंपॉर्टेंट मोटिवेशन था, क्योंकि उनको धीरे धीरे एक आइडिया होने लगा था जब वो 2-3 साल चीज़ की स्टडी कर चुके थे कि इन फ्यूचर जो कश्मीर है, वो कश्मीर जो है वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स है, और उनको पता था कि आज नहीं तो कल पानी की जरूरत पड़नी है, आज नहीं तो कल वो ग्लेशियर का जो फ्रेश वाटर है वो कहीं ना कहीं यूज़ होगा। वो उनको पता था उस टाइम, बट इसलिए उन्होंने उस चीज़ को बहुत फ्यूचरिस्टिक वे में उस चीज़ को अपने फॉरेन पॉलिसी में इंप्लीमेंट किया कि हमें क्या फ्यूचर में फ़ायदे दे सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो हमेशा मतलब कश्मीर का जो सपोर्ट वो करते रहे पाकिस्तान में। पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैटर होता था कश्मीर को लेके, तो 1963 में क्या होता है, एक जो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर कश्मीर में, सक्षम वैली करके, वो चाइना को मिल गया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट किया सक्षम वैली। और सक्षम वैली गिफ्ट करने का जो एक पर्पस रहा है, वो चाइना ने ये बोला कि हम वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। और जब डेवलपमेंट करेंगे तो उनको ये भी था कि क्या डेवलपमेंट, उन्होंने फिर कश्मीर चाइना वालों ने बोला कि यहाँ से हम एक काराकोरम रेंज हाईवे पास करेंगे, जिससे क्या होगा ना कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ट्रेड होगा, तो चीज़ों में जो कम कम प्राइस के प्रोडक्ट है वो इस वहाँ पे जाके लोग अपने जो डेली मर्रा की चीज़ है उससे सर्वाइव कर पाएंगे। ये तो हो गई एक चीज़। लेकिन जो इसमें मेन पॉइंट समझने वाली बात है कि जो कश्मीर का जो रीजन है सक्षम वैली के अराउंड में, तो वहाँ पे पाकिस्तान ने तो चाइना ने वहाँ पे काराकोरम का जो हाईवे वहाँ पे तो डेवलप कर ही लिया है ना। लेकिन जो मेन पर्पस रहा है सक्षम वैली चाइना को मिला, उसका पर्पस ये रहा है कि वहाँ पर है 250 ग्लेशियर्स। जो 250 ग्लेशियर्स है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो यूज़ होंगे, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी बहुत सारी डिमांड्स रहती है वाटर के बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। और फ्रेश वाटर अगर आपको कहीं ना कहीं से मिल रहा है, किसी सोर्स से मिल रहा है, तो ये उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी की जीत होगी, है ना। तो लेकिन सबसे पहले ये तो चीज़ क्लियर होती जा रही है, लेकिन सबसे पहले जो अभी जो समझने वाली बात है वो है कि जो चाइना की जो एक इकोनॉमी थी, वो एग्रेगियन इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट होती जा रही थी 60s 50 70 80 के टाइम में। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ ना कि जो बड़े बड़े स्कॉलर्स इकोनॉमिक्स के, उनने हमेशा बोला है कि अगर आपको सुपर पावर बनना है या फिर
आपको बहुत डेवलप बनना है तो आपको जो आपकी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर टू सर्विस सेक्टर। इससे क्या होगा ना कि आप एक स्टेप के साथ बढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर के जो लोग हैं, लेबर क्लास है, अगर वो मैन्युफैक्चर में जाएगी तो एक बूस्टअप मिलेगा, और जो बूस्टअप मिलेगा और आपके पास लोग पॉपुलेशन है कंज्यूम करने के लिए, तो इससे ग्रो इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना। तो क्या हुआ, फिर चाइना ने बोला कि सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चर सुपर पावर बनना है। तो उन्होंने क्या किया ना, 1970 में इकोनॉमी को ओपन कर दी, और उस पेस में ग्रोथ हो रही थी उस उनकी इकोनॉमी कि एकदम से चीज़ें मतलब वो मैन्युफैक्चर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा था, है ना। उनके रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई थी वर्ल्ड लेवल पे चाइना की प्रोडक्ट्स की। तो इससे हमको ये समझ में आया कि जो चाइना के जो भी प्रोडक्ट थे वो डंप हो रहे थे पूरे वर्ल्ड में, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो रहा था चीज़ों का। जब ओवर प्रोडक्शन होगा चीज़ों का, तो वो लोग इस चीज़ को, एक और इनकी फोरसाइट पॉलिसी रही है कि अब जब उनका ओवर प्रोडक्शन होगा तो वो किससे करेंगे, कैसे भेजेंगे। तो आपको एक इंटरकनेक्टेड पाथ चाहिए, और इंटरकनेक्टेड पाथ कैसे होगा वर्ल्ड का, जब वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो आया था उनका, है ना। तो वो एक क्राइटेरिया यहाँ पे फिट हुआ कि चाइना की जो पॉलिसी कैसे वर्क करती है, फोरसाइट पॉलिसी बोलते हैं इसको, कि आप बहुत दूर की सोच रखते हो अपनी पॉलिसी को लेके, है ना। तो चाइना ने क्या किया, जब वो बहुत चीप प्रोडक्ट, ओवर प्रोडक्शन जो चीज़ है वो दुनिया भर में भेज रहे थे वर्ल्ड में, तो उनने क्या मैन्युफैक्चर जो पावर है वो कैप्चर कर ली थी वर्ल्ड में, क्योंकि चीप प्रोडक्ट है, चाइना के लोग लेते हैं, है ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ होती है। तो यूएसए इस चीज़ से खुश नहीं था, तो यूएसए ने हमेशा अपोज किया इस चीज़ को, चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को। ऑल्दो इंडिया ने भी इसको अपोज किया है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव को, जो 2014 बना है ना। लेकिन 28% जो वर्ल्ड का जो मैन्युफैक्चर का शेयर है, अराउंड 28% वो चाइना का ही कंट्रोल में है ना। इंडिया तो बहुत कम परसेंट, 1 या 2% के अराउंड करता है इंडिया मैन्युफैक्चर। तो इंडिया की जो जंप हुआ है वो एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर हुआ है, ना कि एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर टू सर्विस सेक्टर। तो इंडिया कहीं ना कहीं इस चीज़ में फंसा रहा है। तो जैसे हम बात करते हैं चाइना की, मैं एक बेसिक हिस्ट्री आपको बता दें कि चाइना कैसे अपनी फोरसाइट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है। और जो उसका जो सक्षम वैली का जो मैंने बोला था कि पाकिस्तान ने तो उसको दिया था, बट उसका जो पर्पस था वो फ्यूचर का पर्सपेक्टिव, उसको नहीं पता उस टाइम क्या होगा, लेकिन उसको फ्यूचर का पता था कि इससे कुछ ना कुछ होगा। 250 ग्लेशियर है, और अगर वाटर रहेगा तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा। तो अब क्या कर रहे हैं ना, कि जब अभी का सिनेरियो चल रहा है कि जो यूएसए है वो एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है दुनिया का। अब चाइना चाह रहा है कि उसको रिप्लेस करे। अब रिप्लेस कैसे कर रहा है चाइना उसको, एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट से। वो कैसे? क्योंकि अब चाइना ने मान लिया कि 1949 के अराउंड तक उसको, है ना, वो एंड गोल उसका सुपर पावर बनना है ना। वो 100 ईयर इस तरीके का प्लान लेके चलता है, 50 ईयर का प्लान लेके चलता है कि उसको क्या टारगेट करना है। इंडिया ने भी जैसे बोला कि 1947 में हमें डेवलप नेशन बन के आना है, तो चाइना भी कहीं ना कहीं अपने एंड गोल को उस वे में देख रहा है कि हमें सुपर पावर बनना है। तो सुपर पावर बनने के लिए कि जो एक ऑलरेडी स्टैब्लिश सुपर पावर है, हमें उसको अपोज करना पड़ेगा। तो उसको अपोज करने के लिए रशिया आगे आ रहा है। रशिया किस बेसिस पे आगे आ रहा है? क्योंकि जो यूएसए है ना, वो मल्टीपल फ्रंट में खड़ा हुआ है, वॉर चल रही है मल्टीपल फ्रंट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन रशिया में, इसराइल हमास में, और जो इंटरनल वॉर होती रहती है कंट्री में, जो सिविल वॉर चलती रहती है, सूडान में हो गया, जो अफ्रीकन कंट्रीज में चलता है, यमन, इन सब में चलता है। तो यूएसए इनसे घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यूएसए यहाँ बिजी है, और चाइना साइलेंटली प्ले गेम खेल रहा है। और वो गेम कौन सा है? वो गेम अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो यूएसए तो टेक्नोलॉजी सुपर पावर है, तो चाइना क्या कर रहा है ना, चाइना भी अपने एक माइंडसेट लगा रहा है और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहा है। वो कैसे? कि चाइना जानता है कि वर्ल्ड जो है एक डिजिटल वर्ल्ड से वर्क होगा आगे। जो टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारे चेंजेस होंगे, और इसमें क्या होगा, वर्ल्ड जो है ना डिजिटली ऑपरेट होगी। तो उसको पता है अगर कोई भी चीज़ डिजिटली ऑपरेट हो रही है, चाहे फोन हो चाहे कंप्यूटर कुछ हो, तो उसमें एक माइक्रोचिप लगती है। तो चाइना चाह रहा है कि वो माइक्रोचिप सुपर पावर बने दुनिया में। तो माइक्रोचिप सुपर बनने के लिए चाइना ने भी स्टैब्लिश किया है नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है ना। इसमें क्या है ना, जो सपोर्ट कर रहा है, एक चाइना की जो कंपनी है जेट ई हुआ भाई करके एक कंपनी है, ये उसको सपोर्ट कर रहा है। इसका जो मेन पर्पज है ना, इसको क्या है ना, कि माइक्रोचिप को बना रहा है चीपर रेट में और दुनिया को सर्कुलेट करना है ना। ये हर जगह इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में जो यूज़ कर रहा है चिप, ये कंपनी बना रही है ना। तो इससे क्या होगा, जो जीसीएल पॉली एनर्जी जो है ना, एक कंपनी है, वो होल्ड कर रही है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जो क्योंकि इस कंपनी में चाइना के 50% बोर्ड मेंबर बैठे हुए हैं, है ना। तो सिंपल बात है कि जो जीसीएल एक जो पॉली एनर्जी कंपनी है, इसमें ऑलरेडी चाइना के जो बोर्ड मेंबर है वो उनका पूरा कंट्रोल होगा। तो ये चाइना की अफिलेटेड कंपनी है, चाइना की गवर्नमेंट की अफिलेटेड कंपनी है। तो हमें इतना तो क्लियर होगा कि चाइना अपनी कैसी पॉलिसी बना रहा है, कैसे यूएस को बिजी रख रहा है यूक्रेन वॉर में, क्योंकि यूएस पूरी फंडिंग कर रहा है। यूएस हर फ्रंट पे नहीं लड़ सकता, यूएस हर जगह सुपर पावर नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो रशिया का साथ लेके वो हमेशा कहीं ना कहीं बिजी है, और रशिया भी इस चीज़ को अच्छे से जानता है कि उसको यूएसए से ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि यूएस और चाइना का जो कोल्ड वॉर के टाइम पे एक रिलेशन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ही नेगेटिव वे में रहा है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूँ कि जो जीसीएल कंपनी है, जीसीएल पॉली एनर्जी कंपनी जो है ना, तो उसने क्या किया, कश्मीर के पास अपना एक यूनिट इस्टेब्लिश हुआ है उसका, है ना, जिसका नाम है मैटी पॉली सिलिकॉन कंपनी, वहाँ पे फॉर्म हुई है। ये जीसीएल पॉली एनर्जी की ही एक यूनिट है ना। तो उसमें क्या हुआ, वो सक्षम वैली के अराउंड ही कहीं पे वो फॉर्म हुई है। तो इससे जो लद्दाख वाले जो ये सोच रहे थे कि हमारा इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा, तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि चाइना ऑलरेडी जिंजियांग की तरफ लद्दाख वाले रीजन के सराउंडिंग में ही उसने एक एमटी पॉली सिलिकॉन कंपनी फॉर्म कर दी है ना, जो एक छोटी यूनिट में वहाँ से ही वहाँ पे माइक्रोचिप को डेवलप कर रहा है। और आपने अभी सुना होगा कि अगर आप साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट थे, तो माइक्रोचिप जो होती है उसको बनने में फ्रेश वाटर और सैंड यूज होता है, और उसको टकला माकन डेजर्ट से सैंड मिल जाए तो फ्रेश वाटर सक्षम
सक्षम वैली थे। तो एक कैसे पाकिस्तान का दिया हुआ गिफ्ट चाइना ने कैसे उसको यूटिलाइज किया, अब आप ये समझेंगे कि चाइना ने जो फोर साइड पॉलिसी खेली थी 1960 में, आज उसको फायदा मिल रहा है और वो माइक्रोचिप वेफर बनाने में लगा हुआ, वो इसका सुप्रभाव बनेगा। क्योंकि अगर ताइवान और साउथ कोरिया और जापान अगर पीछे रह गए और चाइना ने इस चीज़ को बहुत पकड़ बना लिया, पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी चाइना मैन्युफैक्चर में, हाँ पैसा उसके पास, चाइना के पास। तो चाइना अगर माइक्रोचिप वेफर बना रहा हो, पूरा कंट्रोल करे वर्ल्ड पे, तो वो डिजिटली वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप डिजिटली चाइना स्ट्रांग हो गया तो चाइना बहुत ही पावरफुल हो जाएगा और यूएस ऑब्वियस सी बात है कि अपना जो एक उसका अस्तित्व बना हुआ है वर्ल्ड लेवल पे वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो फ्रेश वाटर और चाइना एक क्यों सक्षम वैली में ही उसने क्यों लगा, क्योंकि वो जानता है चाइना कि उसको पहले तो चीज़ें वहाँ पे पास रहेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सब कुछ कम रहेगा। और वहाँ पे जो दूसरी बात यह है कि जब माइक्रोचिप बनाने में फ्रेश वाटर चाहिए, तो चाइना की नदी तो पूरी पॉल्यूटेड है, क्योंकि वहाँ पे इंडिया इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, तो यहाँ पे उसको फ्रेश वाटर मिलेगा। कश्मीर है, 250 ग्लेशियर है, वो चाह रहा है कि मेल्ट हो ग्लेशियर यहाँ पे, है ना, चाइना की ये पॉलिसीज है। और 30 सेंटीमीटर सिलिकॉन वेफर बनाने के लिए आपको 10,000 लीटर फ्रेश वाटर की चाहिए। चाइना एक पॉल्यूटेड कंट्री है, क्लाइमेट में वो फॉलो नहीं करते कोई बात, कोई भी मिशन होता है क्लाइमेट रिलेटेड हमेशा वो रिजेक्ट करता है। ग्लोबल वार्मिंग को वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जब सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड वाली वो कंट्री है। तो क्या होता है ना, कश्मीर में जो सक्षम वैली है और काराकोरम रेंज है, वहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर उसके अराउंड, तो ऑब्वियसली बात है जब चाइना सराउंडिंग में ही कोई कंपनी स्टैब्लिश कर रहा है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है वो फिजाइल इकोलॉजी जो है वो बर्बाद कर चुका है चाइना वहाँ की। तो जो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उनको समझना चाहिए कि जो आपके एक मेन मुद्दा है जो वहाँ पर जो चल रहा है कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए है, तो वो गवर्नमेंट उसके ऊपर विचार कर रही है, हमारी गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है उस चीज़ के लिए। बट आप सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं आए, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की हार होगी। क्योंकि अगर चाइना अपने पड़ोसी, अगर चाइना बाउंड्री लाइन के पास कोई कंपनी स्टैब्लिश कर रहा है तो और इंडिया उससे बहुत दूर है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने लोगों को समझाना चाहिए कि इंडिया जो कर रहा है वो एक अपनी एक फोर साइड पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होगा, भारत की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सक्षम वैली का जो पानी है कहीं ना कहीं चाइना क्या करेगा, इन फ्यूचर में रिवर बनाएगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा कि इसका जो पानी है चाइना का जो 250 ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे सक्षम वैली के अराउंड में, तो वो पानी को डाइवर्ट कर दे चाइना की तरफ, लेकिन उसका जो नेचुरल फ्लो रहेगा वो कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ आएगा। तो इंडिया चाहता है कि उस वाटर को यूटिलाइज करे, तो उसने क्या किया, लद्दाख में जापान, साउथ कोरिया और ताइवान से एक पैक्ट साइन किया और कहा कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो फ्रेश वाटर वहाँ से आएगा और वहाँ से आपको माइक्रोचिप बनाना है। तो ये तीनों कंट्री यहाँ पे रेडी हो गई, लेकिन इंडिया ने हमेशा तीनों कंट्री को बोला है कि हमें, इंडिया की जो कोर फिलॉसफी है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इकोलॉजी को बैलेंस करना है, हमारा जो मेन है कि ग्लोबल वार्मिंग को बचना है, लेकिन हमें अपना उतना ही डेवलपमेंट करना है जितना बाकी कंट्री कर रही है। बट हमें अपना जो माइंडसेट है वो एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में ही लेके चलना है कि यहाँ पे किसी भी इकोलॉजी को, जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, है ना। कई लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री वहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन कई चीज़ों के लिए इंडस्ट्री बेहद जरूरी है वहाँ पे। इंडिया का जो ग्रोथ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बेहद जरूरी होता है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप होने के, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और वहाँ की पॉपुलेशन को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। तो ये बहुत ही कुछ क्लियर पॉइंट है। तो इंडिया ने हमेशा क्लियर कहा है वहाँ पर कि हमारा जो क्लीनियर एनर्जी पे ही ज़्यादा फोकस रहा है। तो जो वहाँ के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि इंडिया हमेशा ही कोर फिलॉसफी रहेगी कि क्लीन एनर्जी ही उनको प्रोड्यूस करनी है, क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करेंगे, और चाइना का जो एडवांटेज है वो एक ऑफसेट कर देगा, है ना। अगर ये तीनों कंपनी बात स्टैब्लिश हो जाती है, तो इंडिया भी कहीं ना कहीं लद्दाख को एक टूरिज्म प्रमोट भी कर रहा है। टूरिज्म इसलिए प्रमोट करे कि वहाँ के लोगों को एक रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, कि वहाँ के लोग कुछ कर पाए, और धीरे धीरे और इंडिया भी इस चीज़ को, इंडिया की जो पार्लियामेंट है इस चीज़ को बोले कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली लेके आएंगे। तो मैंने जो आपको एक बताया वो एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, व्यू है कि चाइना का कैसा माइंडसेट है, कश्मीर को लेकर क्या था, क्यों वो सपोर्ट कर रहा था कि सक्षम वैली के अराउंड का एरिया जो है वो बेहद जरूरी है। और आपको ये भी बताया जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो पार्ट है वो कश्मीर के ही थ्रू निकला हुआ है, जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है, इंटरकनेक्टेड रूट बना रहा है जो ट्रेड के लिए। क्योंकि चाइना जो है एक माइक्रोचिप वेफर बना के पूरी दुनिया में इसका एक बहुत बड़ा सुपर बनना चाहता है, और कहीं ना कहीं यूएस को इसका अपोज कर रहा है ना। तो ये पूरी जो एक स्टोरी है जो मैंने स्टोरी वे में समझाई है, आपको पता चले कि चाइना कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे अपने एंड गोल को अचीव करने के किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए वो इंडिया के साथ हमेशा किसी न किसी चीज़ में उलझा रहता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहता है। सो ये पूरा ओवरव्यू है। सो शायद आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।